स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपना अगला अध्याय मध्यकालीन भारत का इतिहास का। मध्यकालीन इतिहास का हमारा अगला टॉपिक है 19 अध्याय चोल साम्राज्य 9वीं से 12वीं सदी तक। कब से कब तक था ये? 9वीं से 12वीं सदी तक। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। सबसे पहले चोल साम्राज्य का उदय। क्या दे रखा है? चोल साम्राज्य का उदय। चोल वंश में कौन कौन थे? विजयालय, आदि प्रथम और प्रांतक प्रथम, गणरादित्य, प्रांतक द्वितीय, राजा प्रथम। संस्थापक कौन थे? विजयालय। फिर है इसमें आगे चूड़ामणि बिहार में प्रथम, इसमें कौन है? राजेंद्र प्रथम में चोल झील निर्माण किया था उन्होंने। राजाधिराज राजेंद्र देव द्वितीय, वीर राजेंद्र के कौन है? फिर अधिराजेंद्र। चोल चालुक्य वंश, मधुरांकिता और कुलोत्तुंग प्रथम। फिर ये अधिराज, ये दे रखे सारे। तो इसमें क्या है? मैगस्थनीज के इंडिका और अशोक के अभिलेख में चोलों का उल्लेख किया गया। किसमें? मैगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उसमें, इंडिका में और अशोक के अभिलेखों में चोल साम्राज्य का उल्लेख किया गया। फिर है ये कब से कब तक थे? 9वीं से 12वीं सदी तक। और कहाँ थे ये? कहाँ पर शासन किया इन्होंने? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फिर क्या आगे 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पुनः चोलों की राजनीतिक सत्ता का उत्थान हुआ। इस समय तक दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों, चालुक्यों, पल्लवों और पांडवों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो रहा था। फिर आगे चोलों का प्रारंभिक इतिहास कहाँ से माना जाता है? संगम युग से प्रारंभ होता है। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयालय ने। फिर है जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। किसका? पल्लवों का। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। कौन सा? द्वितीय संस्थापक। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजावुर को छीनकर उरेयूर के स्थान पर तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। फिर विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी? नरकेसरी की। फिर विजयालय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी कौन था? आदित्य प्रथम, जो कि लगभग 871 से 907 ईस्वी में चोल सिंहासन पर बैठा। आदित्य प्रथम ने कोदंडराय की उपाधि धारण की थी। किसकी? कोदंडराय की। फिर है प्रांतक प्रथम आता है 907 से 955 ईस्वी। आदित्य प्रथम की मृत्यु के बाद इसका कौन है? पुत्र है प्रांतक प्रथम, राजगद्दी पर बैठा। प्रांतक प्रथम ने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। तकोलम का युद्ध राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और किसके बीच? प्रांतक प्रथम के बीच हुआ। किसका? तकोलम का युद्ध फिर हुआ था। फिर जिसमें चोल राजा पराजित हुए। कौन पराजित हुए? चोल राजा। फिर प्रांतक प्रथम के दरबार में ऋग्वेद का टीकाकार वेंकटक माधव का निवास था। किसका? वेंकटक माधव का। वेंकट माधव। फिर सबसे समृद्ध चोल शासक कौन थे? राजराज प्रथम और उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था। राजराज प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? 985 से 1014 ईस्वी। फिर राजराज प्रथम को अपने पिता के जीवन काल से ही युवराज नियुक्त कर दिया गया था। इसका वास्तविक नाम क्या था? अरिमोली बर्मन था। उसके अपने पिता में प्रांतक प्रथम की लौह व रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि धारण की। फिर आगे इसने अपने शासनकाल में कांडलूर सालेकल मरुत की भी उपाधि ग्रहण की। इसमें त्रिवेंद्रम के चरों की नौसेना का ध्वस्त कर दिया। और फिर इसने मदुरई पर भी आक्रमण किया और पांड्य राजा को बंदी बना लिया। किसने? राजराज प्रथम ने। फिर राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी भाग को जीत लिया। श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर राजराज ने अनुराधापुर के स्थान पर पोलनरुआ को अपनी राजधानी बनाया तथा इसका नाम क्या रखा? जयनाथ मंगलम रखा। फिर इन्होंने शिव उपदेश शेखर की उपाधि धारण की। राजराज की
नौसैनिक पराक्रम का एक अच्छा उदाहरण है। किसका? नौसैनिक पराक्रम का, जो कि उदाहरण है मालदीव की विजय थी। एक अच्छा उदाहरण क्या था? मालदीव की विजय। फिर है बृहदेश्वर मंदिर। प्राचीन प्रारंभिक समय में इसका नाम क्या है? राजराजेश्वर शिव मंदिर था और इसके पश्चात इसका नामकरण बृहदेश्वर मंदिर किया गया। तमिलनाडु के कहाँ पे है ये? तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। चोल वंश के राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल राज प्रथम ने। कौन थे? राजराज प्रथम ने इनका निर्माण करवाया, चोल वंश के थे जो। फिर है यह मंदिर उनके शासनकाल की गरिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। राजराज प्रथम के शासनकाल 1010 ईस्वी में यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। फिर आगे राजराज प्रथम 1014 से 1044, राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम ने राजेंद्र प्रथम ने पांड्य और चेर राज्यों को पूर्णतः पराभूत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर श्रीलंका की विजय की परिणति तक पहुंचते हुए उसने वहां के राजा और रानी के मुकुट व राज चिन्ह को अपने अधिकार में कर लिया। और फिर आगे राजेंद्र प्रथम के शासनकाल का एक अत्यंत उल्लेखनीय सैन्य अभियान कलिंग के रास्ते बंगाल पर किया गया आक्रमण था। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल अर्थात गंगा के चाल विजेता की उपाधि धारण की। इसके अतिरिक्त उसने वीर राजेंद्र मुंडी गोंड चोल आदि उपाधियां भी धारण की। फिर इस विजय के उपलक्ष्य में इसने कावेरी के मुहाने पर नई राजधानी बसाई तथा उसका नाम क्या रखा? गंगईकोंड चोलपुरम अर्थात गंगा के चोल विजेता का नगर रखा। फिर आगे है 10वीं सदी में श्री विजय साम्राज्य फिर से शक्तिशाली हो गया। अब उसने मलय द्वीप, सुमात्रा, जावा और आसपास के द्वीप शामिल थे। इस साम्राज्य पर शैलेंद्र राजवंश का शासन था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। कौन थे? बौद्ध थे। चोलों के साथ उनके मधुर संबंध थे। शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार भी बनवाया था और इनके अनुरोध पर राजेंद्र प्रथम ने इस विहार के खर्च के लिए एक गांव दान में दिया था। फिर आगे राजेंद्र प्रथम का सबसे महत्वपूर्ण सामरिक अभियान कलिंग व बंगाल विजय था। क्या था? कलिंग व बंगाल की विजय। फिर है राजा अधिराज प्रथम 1044 से 1052 ईस्वी। फिर 1044 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम के बाद कौन है? उनका पुत्र है ये राजा अधिराज प्रथम जो चोल राजगद्दी पर बैठा और राजा अधिराज ने अपना राज्याभिषेक करवाकर विजय राजेंद्र की उपाधि ग्रहण की। फिर राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ईस्वी, इसकी मृत्यु हो जाती है राजा अधिराज की और इसके पश्चात कौन आते? राजेंद्र द्वितीय जो इस सिंहासन पर बैठा है जिसने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल शासकों ने चीन में अनेक राजदूत मंडल भेजे। चोल राज्य का 70 व्यापारियों वाला एक दूत मंडल 1077 ईस्वी में चीन में पहुंचा था। उसका चालुक्यों की राजधानी क्या थी? उत्तरी चालुक्य की राजधानी क्या थी? कल्याणी थी। फिर है वेंगी, रायलसीमा, तुंगभद्रा दोआब और उत्तर पश्चिमी कर्नाटक में गंग देश पर प्रभुत्व स्थापित करना चोलों और उत्तरी चालुक्यों के बीच के संघर्ष का कारण था। चोल प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। चोल प्रशासन बता रहा है कैसे होता था पहले। फिर राजा का वंशानुगत था तथा युवराज ज्येष्ठता के आधार पर राज्य का उत्तराधिकारी बनता था। राजा राज्य भूमि की उपज का कितना 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूलता था। फिर आता है प्रशासन का वर्गीकरण कैसे होता था? मंडलम, कोट्टम, वल, नाडु, कुर्रम में किया गया था। वृहद प्रशासनिक तंत्र के बड़े प्रशासनिक अधिकारी पेरुंदनम और छोटे अधिकारी कौन थे? सुरुंदनम कहलाते थे। फिर आगे चोलों के शासन में स्थानीय स्वशासन में उर सभा और महासभा, नाटुर तथा उर का विशेष महत्व था। उर सर्वसाधारण तथा सभा ब्राह्मणों का संगठन था। महासभा गांव में होती थी। नाडुओं की समितियां नाटुर तथा व्यापारियों की समितियां नगरम कहलाती थी। फिर आता चोल प्रशासन विभाग और अधिकारी
ये दे रखे, आप पढ़ लेना इनको। फिर चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता क्या थी? गांव के स्तर पर स्थानीय स्वशासन को अत्यधिक प्रभावशाली बनाना था। फिर वेनिसियाई यात्री मार्को पोलो ने 13वीं सदी में केरल की यात्रा की थी। उसका कहना था कि जब राजा की मृत्यु होती थी तो उसके सभी अंगरक्षक सैनिक उसके साथ ही चिता में जलकर मर जाते थे। चोल साम्राज्य मंडलों या प्रांतों में विभाजित था। ये मंडलम वलनाडुओं और नाडुओं में बटे होते थे। फिर आगे चोल कालीन अभिलेखों की अधिकता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की स्पष्ट जानकारी प्राप्त है। अभिलेखों में 2 सभाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक ऊर और दूसरी क्या सभा तथा महासभा कहलाती। ऊर गांव की आम सभा थी, लेकिन महासभा का कार्यकलाप संबंध हमें अधिक जानकारी प्राप्त है। किससे? महासभा से हमें अधिक जानकारी प्राप्त होती। फिर यह अग्रहार कहे जाने वाले ब्राह्मण गांव के वयस्क सदस्यों की सभा होती थी। चोल कालीन ग्राम प्रशासन की जानकारी प्रांतक प्रथम के उत्तरमेरूर अभिलेख से मिलती है। बड़े गांव को तनियूर कहा जाता था। फिर प्रमुख समितियां ये देख लेना आप। उदासीन वर्यम, धर्म वर्यम। फिर सदस्यों का चुनाव पर्चियां निकालकर लॉटरी प्रक्रिया या पारी के अनुसार किया जाता था। ये सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष बाद अपने पद से हटाए जाते थे। चोल शासन में दक्षिण भारत का मंदिर स्थापत्य चरमोत्कर्ष पर था। इस काल को स्थापत्य की जो शैली लोकप्रिय हुई उसे क्या कहते थे? द्रविड़ शैली। किसके समय में होती है? चोल राजाओं के। फिर गर्भगृह के ऊपर के एक के बाद एक कई मंजिलों का निर्माण इस शैली की मुख्य विशेषता है। ये मंदिर 5 से 7 मंजिल के होते थे तथा वे एक विशेष शैली में बने होते थे जिसे विमान शैली भी कहते थे। क्या कहते थे? विमान शैली। फिर आते हैं मंदिरों के बारे में। मंदिरों के बारे में क्या दे रखा है? मुख्य भवन के सामने स्तंभों पर बना हुआ एक विशाल कक्ष होता था और जिसकी छत कैसी होती थी? सपाट होती। स्तंभों को अलंकृत किया जाता था। इस कक्ष को क्या कहते थे? मंडपम। और इन मंदिरों में देवदास या नृत्य क्या करती थी? ये इतना वो नहीं है। फिर द्रविड़ शैली के मंदिरों का आरंभिक उदाहरण क्या है? किसमें? कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है द्रविड़ शैली का। इम्पोर्टेंट मंदिर स्थापत्य का एक अन्य उत्कृष्ट उदाहरण गंगोकोंड चोलपुरम का मंदिर है। फिर नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जा सकता है। इस काल में कांस्य मूर्तियां अधिक निर्मित हुई। होयसलों की राजधानी हेलीबीड में काफी संख्या में मंदिर बनवाए गए। इनमें सबसे भव्य होयसलेश्वर मंदिर है। यह मंदिर चालुक्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस काल में दक्षिण भारत में मूर्ति कला ने एक नई ऊंचाई को स्पर्श किया। इसका एक उदाहरण कौन है? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मंदिर, विशालकाय मूर्ति गोमतेश्वर की। फिर इस काल में संस्कृत को उच्च संस्कृति की भाषा मानी जाती थी। इस काल की एक उल्लेखनीय विशेषता क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं का विकास था। 6वीं से 9वीं सदी तक तमिल देश में अनेक लोकप्रिय संतों का प्रादुर्भाव हुआ। अलवार या और नयनार कहे जाने वाले ये संत कर्मशः विष्णु और शिव के भक्त होते थे। फिर 11वीं सदी में कंबन, ओट, कुट्टन और पुगालेंदी नामक 3 विद्वान रचनाकार हुए जिन्हें तमिल साहित्य के त्रिरत्न के रूप में याद किया जाता है। कंबन का काल जो विद्वान की दृष्टि में 11वीं सदी का उत्तरार्ध और 12वीं सदी का प्रारंभ चरण था, तमिल साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। फिर कंबन की रामायण को तमिल साहित्य में उच्चतम कोटि की रचना माना जाता है। पंपा, पोन्ना, रन्ना, कन्नड़ आदि क्या ये त्रिरत्न माने जाते हैं। फिर 10वीं सदी में पंपा, पोन्ना, रन्ना कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पंपा ने आदि पुराण, पोन्ना ने शांति पुराण तथा रन्ना ने अजीत पुराण लिखा। ये सभी पुराण तीर्थंकरों पर लिखे गए हैं। फिर दे रखे दक्षिण के प्रथम युद्ध, तक्कोलम का प्रथम युद्ध, कृष्ण तृतीय विजित रहे और ये आप देख लेना इनको। फिर चालुक्य राज के दरबार में रहने वाले नन्हे महाभारत का तेलुगु पाठ तैयार करना आरंभ किया। उसके आरंभ किए कार्य को 13वीं सदी में तिकन्ना ने पूर्ण रूप दिया। चालुक्य राजा के दरबार में रहने वाले महाभारत ही पढ़ लिया। चोल कालीन महत्वपूर्ण तथ्य ब्राह्मणों को दी गई भूमि,
चोल तो धन्यवाद दोस्तों। ये चैप्टर हमारा होता है आज यहाँ पे कंप्लीट, और फिर हम करेंगे अगला चैप्टर अपना शुरू। धन्यवाद।